नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसने न सिर्फ इस हमारे देश को बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्लास्टिक नहीं है। हम कहीं भी चले जाएं, चाहे वो जल हो, चाहे वो ज़मीन हो या फिर अंतरिक्ष हो, प्लास्टिक अपशिष्ट तथा प्लास्टिक हमें हर जगह नजर आएंगे। वर्तमान में हम जितने भी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं उनमें अधिकांश मात्रा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही है। दोस्तों, जब से 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से बहुत सारी बातें हमारे जहन में उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले ये कि आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या, उसके बाद किस आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसका क्या पैमाना है, उसका क्या परिणाम है, क्या उद्देश्य है और कार्यान्वयन करने वाली कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे जहन में बार बार अनेक सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उनका बस एक बार प्रयोग किया जा सके और एक बार के प्रयोग के बाद उन्हें अपशिष्ट समझकर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए। वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं थी, लेकिन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है तथा प्लास्टिक का एक ऐसा प्रकार है जिसे नष्ट करने या रिसाइकल करने से पहले केवल एक बार सिर्फ एक उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया जा सके और एक बार प्रयोग करने के बाद फिर उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सके। इस परिभाषा के तहत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक के अधिकांश उत्पाद आते हैं। इस दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को सूचित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार द्वारा चिन्हित 20 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत 100 माइक्रोन तक के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगा दिया गया है, जबकि 75 माइक्रोन तक के मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 30 सितंबर 2021 से ही लागू है और 120 माइक्रोन तक के मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 31 दिसंबर 2022 तक लगा दिया जाएगा। दोस्तों, हम जब भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की परिभाषा को देखते हैं या सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कोई भी समाचार पढ़ते हैं, कोई भी अखबार पढ़ते हैं या कहीं भी टीवी पे देखते हैं, तो हमें अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, माइक्रोन। अभी हाल ही में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है वो 100 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आखिर ये माइक्रोन है क्या? साधारण शब्दों में माइक्रोन लंबाई मापने की एक इकाई है। जिस प्रकार से किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर लंबाई मापने की इकाई होती है, ठीक उसी प्रकार माइक्रोन लंबाई मापने की एक सूक्ष्मतम इकाई है, जो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग अर्थात 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। जब भी हम 1 माइक्रोन की बात करेंगे तो वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा। जब भी हम 100 माइक्रोन की बात करेंगे तो उसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर आकार के ही बराबर होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जिन 20 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को प्रतिबंध के लिए चुना है, उसका निर्धारण केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निर्देश पर रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक के 20 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पॉलीएस्टेनाइनिन मतलब थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाले फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट,
100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टेरर। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि 1 जुलाई 2022 से लगाए जाने वाले प्रतिबंध में सरकार ने FMCG सेक्टर अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वैसे सामान को या वैसे उत्पाद को कहते हैं जिन्हें काफ़ी कम लागत पर उत्पादित किया जाता है और ये बहुत तेज़ी से खराब होने वाले उत्पाद हैं। अर्थात इन उत्पादों को उपभोक्ता पैकेज सामान अर्थात कंज्यूमर पैकेज गुड्स भी कहा जाता है। ये उत्पाद इतनी जल्दी से खराब होते हैं कि अगर इन्हें कुछ निर्धारित समय में प्रयोग नहीं किया गया तो फिर ये प्रयोग लायक भी नहीं रहते हैं। अपनी जल्दी खराब होने वाले प्रकृति के कारण ये उत्पाद जल्दी बिक भी जाते हैं। एक तरफ सरकार ने FMCG सेक्टर को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक दायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में जो उनके उत्पादक हैं उनके दायित्व को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे उत्पाद के उत्पादकों पर उस उत्पाद के उत्पादन के प्रारंभ से लेकर और उसके अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी तय करता है। अर्थात ऐसी व्यवस्था तथा ऐसा दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए दी गई है। आखिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आते हैं? तो इसमें दूध, जूस, मीट और डेयरी उत्पाद, टूथपेस्ट तथा इन जैसे बहुत सारे उत्पाद आते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जिस रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा गठित समिति के आधार पर 20 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, उसी समिति ने किसी भी प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक मानने के 2 पैमाने बताए हैं। पहला, उस प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है और दूसरा, उस प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित बहुत सारे नियम और अधिनियम अब तक बनाए गए हैं। इन्हीं कुछ अधिनियमों में से एक है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011। इस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया था। इस नियम के 2 प्रावधान थे। पहला कि प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करने की जिम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में सिर्फ शहरी निकायों पर डाली गई थी तथा दूसरा, इसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन निर्धारित की गई। 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाया गया, जिसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 में बहुत सारे परिवर्तन किए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों में पहला प्रावधान है कि इस नियम के तहत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन तक कर दी गई। इस नियम पर अमल करने के लिए इसके प्रावधान के दायरे को स्थानीय नगर निकाय, शहरी नगर निकाय से बढ़ाकर पंचायत स्तर तक कर दिया गया। इसी नियम के तहत पहली बार प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादकों, आयातकों एवं इन्हें बेचने वाले वेंडरों के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क के संग्रह की भी शुरुआत की गई थी। 2021 में सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियम 2016 में संशोधन करते हुए एक नया नियम पारित किया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक, वैसे प्लास्टिक जिनकी मोटाई 100 माइक्रोन से कम है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं 30 सितंबर 2021 से ही 75 माइक्रोन तक के मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध पहले से ही लगाया जा चुका है
और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पुनः 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन नियम 2022 के तहत पैकेजिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान ऐसे प्रतिबंधों के द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों तथा नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर उन्हें किस प्रकार की सजा मिलेगी, क्या वो सजा के भागीदार होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध का किसी भी रूप में पालन न करने वाले तथा इस पर सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का किसी भी रूप में पालन न करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 15 के तहत उचित दंड एवं सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 वर्ष तक की कैद या फिर दोनों हो सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर एक बार सजा मिल गई और उसके बाद भी उस व्यक्ति या संस्थान ने उन नियमों की अवहेलना करना नहीं छोड़ा तो फिर प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी नगर निगम हैं उनके अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्वयं के कानून हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलेगी। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा लगाने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया है। मार्च 2019 में नैरोबी केनिया में आयोजित यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथी आम सभा में भारत ने प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पन्न गंभीर समस्या के मुद्दे को बहुत ही सशक्तता से उठाया था। पुनः 2022 में नैरोबी केनिया में आयोजित यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की 5वीं आम सभा, जो कि फरवरी मार्च 2022 को आयोजित हुई थी, इसमें एक बार फिर से भारत ने इस गंभीर समस्या को बहुत सशक्तता के साथ उठाया। तथा अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वैसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस हुई। आखिर एक ऑस्ट्रेलियन मानवतावादी संगठन ऑस्ट्रेलियन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द मिंडेरो फाउंडेशन का कहना है कि वैश्विक स्तर पर उत्पादित सभी प्लास्टिक का 1/3 हिस्सा केवल सिंगल यूज प्लास्टिक का है, जिसमें 98% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल से निर्मित होते हैं। अब सोचिए कि एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक अपने आप में पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है और दूसरी तरफ उस प्लास्टिक के उत्पादन में भी जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल का प्रयोग किया जा रहा है, जो अपने आप में पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो यह रिपोर्ट यह भी कहता है कि जितने प्लास्टिक अपशिष्ट का त्याग किया जाता है उसमें से अधिकांश सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। 2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मिलियन मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक का निपटारा किया गया, जिनमें या तो सभी को जला दिया गया या जमीन में गाड़ दिया गया या खुले पर्यावरण में छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलियन मानवतावादी संगठन द मिंडेरो फाउंडेशन का रिपोर्ट यह भी कहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के वर्तमान उत्पादन दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा 5 से 10% तक हो सकता है। भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट कहता है कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादित करने वाले देशों में भारत का स्थान 94वां है अर्थात 94th है। भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक का घरेलू उत्पादन 11.8 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है और 2.9 मिलियन मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक का भारत प्रतिवर्ष आयात करता है। इसके साथ ही भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक का अपशिष्ट का नेट उत्पादन 5.6 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन लगभग 4 किलोग्राम के आसपास है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के ऐसे उत्पाद जो 100 माइक्रोन से कम होते हैं
उनके आकार इतने छोटे होते हैं कि उन्हें संग्रह करना तथा उन्हें पुनः चक्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक विखंडित नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते और उनके द्वारा छोड़े गए रसायन न सिर्फ भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि ये जल और भूमिगत जल और वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जब हम खुले में फेंक देते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर एक परत बना लेती है, जिससे जब भी बारिश का पानी उस पर गिरता है तो वो ज़मीन से रिसते हुए भूमिगत जल के रूप में वो नहीं बन पाता है। इससे ये प्रक्रिया अगर लगातार होती रहती है तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित एवं निर्देशित करने वाली शीर्ष संस्था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अनुमान लगाया है कि भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट को ही संग्रहित किया जा सकता है और संग्रहित किया जाता है। बाकी 40% प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले पर्यावरण में या तो फेंक दिया जाता है या उन्हें जला दिया जाता है। 2017 में नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष समुद्र में प्लास्टिक कचरे का अंबार लगता जा रहा है, अर्थात समुद्र में प्लास्टिक कचरे को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान नदियां ही देती हैं, क्योंकि नदियों का पानी अंततः समुद्र में ही गिरता है। समुद्र में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे की रफ्तार अगर यहीं रही तो 2050 तक विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि समुद्र में मछलियों एवं कुछ समुद्री जीवों से ज़्यादा सिर्फ प्लास्टिक का कचरा ही नजर आएगा। प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमने प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन भारत जैसे बड़े और विविधता से पूर्ण देश में आखिर इन प्रतिबंधों के दिशा निर्देश का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रतिबंध का कार्यान्वयन केंद्र की तरफ से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा राज्य की तरफ से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगी। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीधे तौर पर लगातार अपनी रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे दिशा निर्देश को जारी किया गया है कि पेट्रो रसायन उद्योग को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे किसी भी उद्योग को रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल न उपलब्ध कराए जो प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में शामिल हैं। राज्य स्तर पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा जिला स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी अर्थात प्रदूषण नियंत्रण समिति को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी उद्योग को वर्तमान जारी दिशा निर्देश के तहत वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 अर्थात जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उन उद्योगों के संचालन के लिए दिए गए सहमति को संशोधित या रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद न बेचे जाएं, और यदि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस को हर हाल में रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या सिर्फ इतना करने से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग में कमी हमारे देश और हमारे समाज में आ जाएगी? जब तक हम अपने सोच, हम अपने व्यवहार और अपने गतिविधि में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक इस प्रकार के किसी भी मुहिम में हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी, और तब सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए भारत में सरकार के स्तर पर, निजी स्तर पर या संगठन के स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम असम में चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्लास्टिक फॉर स्कूलिंग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अक्षर फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें बाद में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी इसके साथ जुड़ गया। इस कार्यक्रम के तहत निर्धन परिवार के बच्चों के माता पिता स्कूल के फीस के बदले सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को संगठन को सौंप देते हैं, जिन्हें वो संगठन पुनर्चक्रित करके, रिसाइकल करके अन्य यूज करने वाले वस्तुओं को बनाता है
और इस सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को संगठन को सौंपने के बदले उस निर्धन परिवार के बच्चे निजी स्कूलों तथा अन्य स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का टाइड टेंडर प्लास्टिक चैलेंज है। वैश्विक पहल के तहत युवाओं को सिंगल यूज प्लास्टिक के पर्यावरणीय नुकसान के बारे में शिक्षित किया जाता है तथा उन्हें समुदाय के नेतृत्व करने में सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे अपने ज्ञान और शिक्षा को समुदाय के लोगों में विस्तारित कर सकें। जिस सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर इसका विकल्प क्या है। आज हमारे सामने सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे जूट का बैग, कपड़े का बैग। कपड़े का बैग बनाना सबसे आसान होता है। लगभग हर घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं, जिनमें उन कपड़ों को सही तरीके से काटकर और पुनः उन्हें सिलकर एक झोला का रूप अगर दे दिया जाए तो फिर उस झोला का प्रयोग हम बहुत समय तक कर सकते हैं। और एक झोला का प्रयोग अगर हमने 1 महीने भी कर लिया तो 1 महीने में कम से कम 30 से 40 सिंगल प्लास्टिक को हम अपने घर में लाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के टिफ़िन के जगह हम स्टील या फिर किसी अन्य धातु के टिफ़िन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक के चाय के कप की जगह हम स्टील के चाय का कप या फिर मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और हमें इस गंभीर विषय पर सोचते हुए घर के सारे सदस्यों को एक साथ बैठकर यह सोचना होगा कि आखिर हमारे घर में प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग में हम कमी ला सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। बहुत जल्द एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।